नमस्कार, मैं हूं सुमित अवस्थी और आप देख रहे हैं रात के 9 बजे का प्राइम टाइम शो खबरों की खबर। दिल्ली में चुनाव की घड़ी जैसे जैसे नजदीक आ रही है, वैसे वैसे नेताओं में जोर आजमाइश भी बढ़ती जा रही है। फिलहाल होड़ इस बात पर है कि कौन कितना मुफ्त का वादा कर सकता है। खबरों की इस खबर में आपको हम पहली खबर आज यही दिखाएंगे कि कैसे आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस में मुफ्त के वादों की रेस लगी है। कैसे दिल्ली चुनाव को वोट का रेवड़ी बाजार बना दिया गया है। चुनावी मौसम में भी विकास के वादे करने की बजाय मुफ्त का ही झुनझुना बजाया जा रहा है। इस पूरे चुनावी चक्कर पर आज विस्तार से हम बात करने वाले हैं। खबरों की खबर में दूसरी खबर हम लेकर आए हैं महाकुंभ से। महाकुंभ के साथ कैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन धर्म की ध्वजा उठाई, कैसे महाकुंभ की डुबकी के साथ आस्था का कुंभ भी छलक रहा है, लेकिन पवित्र संगम पर डुबकी से कांग्रेस को ऐतराज क्यों हो गया है, इसकी भी आज हम व्याख्या करेंगे। और तीसरी खबर, राजधानी दिल्ली में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम घटा है। वक्फ से जुड़ी हुई खबर है, जिसमें जेपीसी के फैसले से वक्फ बोर्ड की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, जिसके बाद देश भर में लाखों एकड़ जमीन है। क्या है पूरी खबर, तफसील से आपको बताएंगे। और चौथी खबर पड़ोसी देश बांग्लादेश से जुड़ी है, जहां सरकार चला रहे मोहम्मद यूनुस मुश्किलों के त्रिकोण में अब घिर गए हैं। डिटेल में आपको बताएंगे कि कैसे बांग्लादेश में नया घटनाक्रम एक पैदा हो रहा है। लेकिन शुरुआत दिल्ली चुनाव से करते हैं। जनवरी का महीना दिल्ली में ऑफ सीजन सेल का होता है, जिसमें महंगा सामान बेहद सस्ते दामों पर मिल जाता है। कभी कभी तो एक के साथ एक मुफ्त देने का वादा दुकानदार कर देते हैं। इस साल शहर भर में इसी तरह सामानों की सेल लगी हुई है। और अब तो चुनावी मौसम है, राजनीतिक पार्टियों को भी ऐसा ही मिलता जुलता कीड़ा इन दिनों काट गया है। हर पार्टी चीख चीख कर मुफ्त बांटने की बातें कर रही है, चाहे आम आदमी पार्टी हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस हो। इन तीनों दलों में होड़ लगी है कि कौन वोटरों को रिझाने के लिए मुफ्त में क्या क्या बांट सकता है। लेकिन इस मुफ्त की राजनीति का दिल्ली के खजाने पर, दिल्ली की अर्थव्यवस्था पर क्या असर पड़ेगा, यह भी आपको पता होना चाहिए। इसके बारे में शायद ये कोई नहीं सोच रहा है। इस सच्चाई को समझाने के लिए, समझने के लिए आपको हमारी ये खास रिपोर्ट देखनी चाहिए। बीजेपी वालों से पूछा तुमने 10 साल में क्या काम करा, बीजेपी वालों से पूछा अगले 5 साल क्या काम करोगे। दिल्ली की स्कूलों के पास, मंदिरों के पास, गुरुद्वारों के पास शराब की दुकानें खोली और अंत में बड़े मियां छोटे मियां दोनों जेल में चले गए, जेल में। केजरीवाल को जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। क्या बात है, आई लव यू टू। तीनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ जहर उगलती है। और इस राज्य के शिक्षा मंत्री ने फ्री भी नहीं होनी चाहिए, फ्री भी देश के लिए घातक है। एक दूसरे को भ्रष्ट और बेईमान बताती है। शराब नीति का घोटाला, जल बोर्ड का घोटाला हुआ। भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। मैं पहले दिन से कह रहा हूँ, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है, तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन किया। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। केजरीवाल को अगर सही मायने में एक शब्द से उसको डिस्क्राइब करना हो तो उसको जिस शब्द से डिस्क्राइब किया जा सकता है वो है फर्जीवाल। लेकिन एक जगह ये तीनों एक हो जाते हैं जब बात मुफ्त के वादों की हो। फिर तो सभी यही कहते हैं कि हम आपको सब कुछ फ्री में देंगे। तो आज मैं ऐलान कर रहा हूँ, कल से रजिस्ट्रेशन चालू होगा और रजिस्ट्रेशन 2100 रुपए का होगा, हजार रुपए का। महिला समृद्धि योजना के तहत प्रति माह 2500 रुपए हर महिलाओं को दिया जाएगा। प्यारी दीदी
होगी योजना. This is we are going to give daily. We are going to implement on the first day of the cabinet 2,500 rupees. दिल्ली में तीनों राजनीतिक दल मुफ्त की चुनावी राजनीति में पीछे रहना नहीं चाहते। आपका दावा है कि वो महिलाओं को पैसे फ्री में, इलाज का वादा फ्री में, पानी मुफ्त, बिजली मुफ्त, छात्रों को बस मुफ्त और पुजारियों ग्रंथियों को 18,000 रुपए महीने की पगार देगी। वहीं आपसे सत्ता के लिए भिड़ने वाली बीजेपी भी महिलाओं को पैसे फ्री में, त्योहार पर गैस सिलेंडर फ्री में, 10 लाख तक इलाज फ्री में, बुजुर्गों को पेंशन, जरूरतमंद छात्रों को मेट्रो यात्रा फ्री में, प्रतियोगी छात्रों को पैसे फ्री में, ऑटो टैक्सी चालकों का बीमा फ्री में और घरेलू कामगारों का बीमा फ्री में देने का ऐलान कर रही है। वहीं कांग्रेस भी महिलाओं को पैसे फ्री में, 25 लाख तक इलाज फ्री में, बिजली फ्री में, राशन किट फ्री में देने का वादा कर रही है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों ही फ्री की राजनीति को आगे बढ़ा रही हैं। वैसे तो तीनों पार्टियां अलग हैं, तीनों की विचारधारा भी अलग है और तीनों एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ रही हैं, लेकिन फ्री देने में तीनों का रंग एक सा है। कोई सत्ता में बने रहने के लिए तो कोई सत्ता में वापसी के लिए फ्री बांट रहा है। देखना होगा कि दिल्ली की जनता किसके फ्री के वादों पर विश्वास करती है। लेकिन इस सवाल का जवाब किसी के पास नहीं है कि अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले बोझ का जवाब कौन देगा। पैसे कहाँ से आएंगे? इतने पैसे सरकार के पास पैसे नहीं है। यही बात वो तब भी कहते थे जब मैंने पिछले 2013 के चुनाव में जब मैं लड़ा था 2014 में, तब मैं कहता था बिजली फ्री कर देंगे और बीजेपी वाले कहते थे केजरीवाल झूठ बोल रहा है, पैसे कहाँ से आएंगे। मैं बीजेपी वालों को कहना चाहता हूँ, मैं जादूगर हूँ। दिल्ली सरकार ने 2024-2025 का बजट जब पिछली बार पेश किया था तो उसके मुताबिक इनमें वेतन, पेंशन, प्रशासन और दूसरे मदों में 37,000 करोड़ रुपए खर्च करने का लक्ष्य था, जबकि योजनाओं और कार्यक्रमों पर 39,000 करोड़ रुपए का। इस दौरान रेवेन्यू सरप्लस का अनुमान 3,231 करोड़ रुपए का रहा, जबकि घाटा अनुमान 6,565 करोड़ रुपए का है। मैं तो कहूँगा इन लोगों का पैसा इनके मुंह पे फेंको। जिन लोगों की पाप की कमाई है, पाप की कमाई किसी की लेनी नहीं चाहिए। लेकिन ये घाटा तब और बढ़ जाएगा जब फ्री वाले वादे पूरा करने की घड़ी आएगी। इसी बात पर 3 महीने पहले बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने आप सरकार को घेरा था तो जवाब आतिशी ने दिया था। 31 साल में पहली बार दिल्ली का जो बजट है वो डेफिसिट में है, यानी घाटे में है, और छोटे मोटे नहीं, 7,000 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। पिछले 10 साल से दिल्ली की सरकार अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली के लोगों के लिए काम करती आई है, चाहे वो झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में रहने वाले दिल्ली वाले हों, चाहे बड़ी बड़ी कोठियों में रहने वाले दिल्ली वाले हों। होली और दिवाली में 1 सिलेंडर ईच 2,500 रुपीस हर महीने सम्मान राशि देने का प्रावधान। अब सवाल यह है कि अगर मुफ्त 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 का ही शोर मचा और सत्ता में आने वाली पार्टी अपने मुफ्त वाले वादे पर ही काम करती रही तो अर्थव्यवस्था को बिगड़ने से कौन रोकेगा? आमदनी ठंडी, खर्चा रुपया। दिल्ली से अश्विनी कुमार सिंह की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया के लिए। और कभी कभी तो लगता है कि नेता रंगमंच के कलाकार की तरह काम करते हैं। मंच पर अलग दिखाई देते हैं, मंच के पीछे अलग होते हैं। मंच के सामने एक भाषा बोलते हैं, मंच के पीछे जाकर एक हो जाते हैं। अगर दिल्ली में मुफ्त में सब कुछ देने का वादा करने की बात करें तो आपको बीजेपी, आप और कांग्रेस कैसे एक जैसी दिखती हैं, ये अब हम आपको इत्मीनान से बताते हैं। सबसे पहले महिलाओं की बात करते हैं। महिलाओं के लिए बीजेपी 2,500 रुपये महीने देने का वादा करती है अगर वो सत्ता में आती है तो। वहीं आम आदमी पार्टी ने 2,100 का वादा किया है, जबकि कांग्रेस भी बीजेपी के बराबर 2,500 रुपये देने का ही वादा कर रही है। बिजली की बात करें तो बिजली मुफ्त देने की बात करें तो बीजेपी भी आम आदमी पार्टी की तरह 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात कह रही है, जबकि कांग्रेस एक कदम आगे बढ़कर 300 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा करती है। अब अगर सिलेंडर की बात की जाए, एलपीजी सिलेंडर का दाम घटाने के दावे भी तीनों दलों ने किए हैं। इनका वादा है कि सत्ता में आए तो 500 रुपये में ही गैस सिलेंडर वो मुहैया करा देंगे। इलाज की बात कर लेते हैं। इलाज भी मुफ्त में कराने की बात तीनों ही पार्टियां कर रही हैं। बीजेपी आयुष्मान योजना के तहत 10 लाख रुपए तक का
इलाज मुफ्त कराने का वादा करती है, तो आम आदमी पार्टी संजीवनी योजना के तहत सारा इलाज फ्री में कराएगी। तो वहीं कांग्रेस 25 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में कराएगी। रोजगार की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी का वादा है कि वो 20 लाख लोगों को स्वरोजगार देगी। वहीं आम आदमी पार्टी सबको रोजगार देने की बात करती है और कांग्रेस शिक्षित बेरोजगारों को 8500 रुपये 8500 रुपये प्रति माह देने की बात कर रही है। आगे बढ़ते हैं, दिल्ली की राजनीति की बात करेंगे। एक तरफ रेवड़ी छाप राजनीति है तो दूसरी तरफ जहर छाप राजनीति है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल ने हरियाणा की बीजेपी सरकार पर यह आरोप लगा दिया है कि उसने यमुना नदी में जहर मिला दिया है। केजरीवाल का कहना है कि दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियरों ने इसे बचा लिया, लेकिन जल बोर्ड के सीईओ ने मुख्य सचिव को खत लिखा कि केजरीवाल गलत बयानी कर रहे हैं। इस पर बीजेपी ने भी जवाबी हमला अब केजरीवाल पर बोला है। भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा की सरकार ने दिल्ली में यमुना से आने वाले पानी में जहर मिला के भेज दिया है। ये तो हमारे भला हमारे दिल्ली जल बोर्ड के इंजीनियर्स का कि उन्होंने पकड़ लिया। उन्होंने दिल्ली के बॉर्डर पे ही वो पानी रोक दिया और उस पानी को दिल्ली के अंदर नहीं आने दिया। अगर वो पानी दिल्ली के अंदर आ जाता और पीने के पानी में मिल जाता, दिल्ली के अंदर ना जाने कितने लोगों की मौत हो जाती। एक मास जेनोसाइड हो जाता दिल्ली के अंदर। वो आदमी को हार ऐसे दिख रही है और वो आदमी ऐसा है जो शीश महल से कभी बाहर ही नहीं निकलता था, लोगों से मिलता नहीं था। बिना सत्ता के वो कैसे जी पाएगा? जैसे राहुल गांधी का पूरा हालत खराब है, तो बिना सत्ता के अरविंद केजरीवाल कैसे जी पाएगा, उसको समझ नहीं आ रही है। और ये दिल्ली से अब आपको यूपी लिए चलते हैं। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एनडीटीवी महाकुंभ संवाद में एक बहुत खास बात कही जो लगातार चर्चा में है। योगी ने कहा कि सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। आखिर योगी ने ऐसा क्यों कहा? क्या योगी आदित्यनाथ हिंदुत्व की जगह सनातन शब्द का इस्तेमाल करके जात पात की राजनीति को तोड़ना चाहते हैं? क्या वो सनातन और कुंभ के जरिए एक विकास का ऐसा मॉडल पेश करना चाहते हैं जिसमें धर्म नीति और अर्थ नीति दोनों का संगम हो? और क्या कांग्रेस या दूसरे विपक्षी दल बीजेपी के इस सनातन सिद्धांत से घबरा गए हैं? इन तमाम सवालों के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। बैंकिया मरियम इटली की रहने वाली हैं, बैक्यूवेन मैरी फ्रांस की और मोक्षिता नेपाल की हैं। लेकिन देश, धर्म, जाति सब छोड़कर तीनों फिलहाल सनातन की हो चुकी हैं। दरअसल एनडीटीवी के साथ बातचीत में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सनातन को लेकर जो बात कही है, उसने एक बड़ी वैचारिक बहस छेड़ दी है। न जाति का भेद, न पंथ का भेद, न संप्रदाय का भेद, न भाषा का भेद, न क्षेत्र का भेद, यही तो सनातन है और सनातन ही राष्ट्र धर्म है। ये सनातन धर्म भारत का राष्ट्रीय धर्म है। सनातन धर्म मानव मात्र का धर्म है। उपासना विधियां अलग अलग हो सकती हैं, पंथ संप्रदाय अलग अलग हो सकते हैं, जाति अलग अलग हो सकती है, लेकिन धर्म एक है और वह धर्म सनातन धर्म है। कुंभ उस सनातन धर्म का एक महापर्व है। ये तो महापर्व है, महायोजन है, जाति भेद से हट करके है। न जाति का भेद है, न पंथ का भेद है,
न संप्रदाय का भेद है, न भाषा का भेद है, न जाति का भेद, न छुआछूत का भेद, न पांथिक भेद, न भाषा का भेद। और हम उसी पर प्रहार कर रहे थे कि जो लोग हमें बदनाम करते थे, सनातन धर्म को बदनाम करते थे, वे आकर के इन आयोजनों के साथ जुड़ करके देखें, दूर से मत देखें। योगी आखिर किन लोगों का जिक्र कर रहे हैं? कौन लोग सनातन धर्म को बदनाम करते हैं? वो किसे कह रहे हैं कि कुंभ को दूर से ना देखें, कुंभ को इसके साथ जुड़कर देखें? क्या कांग्रेस ने खुद इस सवाल का जवाब दे दिया? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? आपको आगे सुनाएंगे मल्लिकार्जुन खड़गे का पूरा बयान और ये भी कि बीजेपी ने इस पर पलटवार कैसे किया। लेकिन पहले योगी के बयान पर बात करते हैं। ध्यान देने की बात है कि योगी ने हिंदू या हिंदुत्व की जगह सनातन पर जोर दिया। ऐसा क्यों है? ध्यान देने की बात है कि हिंदू राष्ट्र कहने पर विवाद होता रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी ऐसे विवादों में नहीं पड़ना चाहता। तो क्या सनातन को राष्ट्र धर्म बताकर योगी की कोशिश विवाद में पड़े बिना हिंदुओं को एकजुट करने की है? यानी फॉर्मूला बस इतना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मिसाल के तौर पर आज का ही उदाहरण लीजिए। जब खड़गे ने कुंभ पर बयान देकर विवाद को हवा दी, तब बीजेपी जवाब देने के लिए सामने आई और पार्टी के प्रवक्ता ने अपने जवाब में बार बार सनातन का ही जिक्र किया। हजारों करोड़ों लोग हज करने जाते हैं, हम सम्मान के साथ उनको विदा करते हैं, सम्मान के साथ उनको घर लिवा के लाते हैं, उनको नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं, क्योंकि आस्था का विषय है। और यहां जब हजारों करोड़ों लोग मां गंगा की संगम की शरण में जा रहे हैं, और ये आज का विषय नहीं है, करोड़ों वर्षों से जा रहे हैं, इस प्रकार के वचन, सनातन के खिलाफ इस प्रकार के बोल, ये शर्मनाक है। कांग्रेस पार्टी की ऐसी सनातन विरोधी सोच कैसे हो सकती है? जब हम अंजुली में गंगा मां के पानी को लेकर नमन करते हैं तो करोड़ों विश्वास जगते हैं। एक तरफ ऐसे लोग हैं जो इस आस्था को जीवित रखते हैं, करोड़ों लोगों के साथ खड़े हैं, और एक तरफ कुछ ऐसे लोग हैं कांग्रेस पार्टी की जो इस आस्था का मखौल और मजाक बनाते हैं, सनातन के खिलाफ बोलते हैं। आज राहुल गांधी जी को और सोनिया जी को इस प्रकार की बयानबाजी के लिए पूरे हिंदुस्तान से और सनातन धर्म पर विश्वास करने वाले प्रत्येक व्यक्ति से क्षमा याचना करनी चाहिए। कांग्रेस जिस कुंभ पर बयान देकर फंस गई और जिस कुंभ में उसे राजनीति दिखी, उसी कुंभ को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किस दिशा में लेकर आगे बढ़ रहे हैं वो भी समझ लीजिए। योगी आदित्यनाथ का कहना है कि कुंभ में आस्था भी है और आधुनिकता भी, कुंभ में स्वच्छता भी है, सुरक्षा भी है, और सबसे ऊपर कुंभ सुव्यवस्था का भी जीता जागता सबूत है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सनातन धर्म देश के विकास का पुरजोर समर्थक है। सनातन धर्म विकास विरोधी नहीं है, विकास का आग्रही है, और इसीलिए हमने कुंभ को आस्था और आधुनिकता के साथ भी जोड़ा है। महाकुंभ उसका एक दिग्दर्शन करा रहा है। आस्था भी है, आधुनिकता भी है, स्वच्छता भी है, सुरक्षित भी है, सुव्यवस्था भी है, और डिजिटल कुंभ का दर्शन भी करा रहा है, क्योंकि यही सनातन धर्म की प्रेरणा है और उसी के अनुरूप हम कार्य कर रहे हैं। सनातन धर्म के एक अनुयायी के रूप में इस देश के लिए और सनातन धर्म के लिए अपनी सेवाएं देना, बिना भेदभाव के, जो प्रधानमंत्री जी का मंत्र है, सबका साथ और सबका विकास का, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, उस भाव के साथ कार्य करना। और हम लोग उसी राह के पथिक हैं, उसी मार्ग पर आगे बढ़ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो बात कह रहे हैं उस पर ध्यान दीजिए। कुंभ में आस्था भी है और आधुनिकता भी। CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के एक अनुमान के मुताबिक महाकुंभ के आयोजन से 25,000 करोड़ रुपए का कारोबार हो सकता है। इस आयोजन में पूजा सामग्री से 5,000 करोड़ रुपए, डेयरी उत्पाद से 4,000 करोड़ रुपए और फूलों से 800 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है।
इतना ही नहीं, लग्जरी होटलों से 6,000 करोड़ रुपए का कारोबार होने की उम्मीद है। लेकिन क्या कांग्रेस इन आंकड़ों को नहीं देखती है? क्या उसे आस्था की डुबकियों में राजनीति इसलिए दिख रही है क्योंकि पार्टी विरोध के लिए विरोध कर रही है? अरे भाई, गंगा में डुबकी लेने से गरीबी दूर होती क्या? आपको खाना मिलता पेट को? मैं किसी की आस्था के ऊपर ठोस नहीं लगाना चाहता हूं। अगर किसी को दुख हुआ तो मैं माफी चाहता हूं, लेकिन आप बताइए, अरे जब बच्चा भूखा मर रहा है, बच्चा स्कूल में नहीं जा रहा है, मजदूरों को मजदूरी नहीं मिल रही है, जब ये है तो ये लोग जाकर हजारों रुपए खर्च करके कंपटीशन पे डुबकियां मार रहे हैं। भारत की जो सबसे बड़ी विपक्षी पॉलिटिकल पार्टी है, वही महाकुंभ और इस आस्था को नकार रही है, उसका मजाक बना रही है, मखौल उड़ा रही है। आज हमने कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी को अपने भाषण में महाकुंभ और गंगा मैया पर जिस प्रकार की टिप्पणी करते हुए सुना, बहुत तकलीफ पहुंचता है करोड़ों लोगों। आज मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने कहा, क्या गंगा में डुबकी लगाने से गरीबी दूर हो जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोगों को नौकरी मिल जाएगी? क्या गंगा में डुबकी लगाने से लोग खुश हो जाएंगे और देश सही चलेगा? ये लोग हजारों रुपए खर्च करके पता नहीं क्यों गंगा में जाके डुबकी लगाते हैं और कंपटीशन करते हैं डुबकी लगाने की। मैं आज चैलेंज करता हूं कि मल्लिकार्जुन खड़गे जी और कांग्रेस पार्टी, राहुल गांधी और सोनिया जी किसी और धर्म की आस्था के विषय में ऐसा कह सकते हैं? क्या वो कह सकते हैं कि इफ्तार पार्टी में जाने से गरीबी दूर हो जाती है या लोगों को नौकरी मिल जाती है? किसी और धर्म के आस्था को लेकर वो खिलवाड़ करने की सोच भी नहीं सकते हैं और ऐसी बयानबाजी कर भी नहीं सकते। कुंभ को योगी और उनकी पार्टी सनातन आस्था के रूप में तो पेश कर रही है। माना जा रहा है कि यह कांग्रेस और कई क्षेत्रीय पार्टियों की जाति वाली राजनीति को ध्वस्त करने की रणनीति भी है। महाकुंभ और सनातन के नाम पर योगी ये संदेश भी देना चाहते हैं कि संगम पर ना जाति का भेद है, ना ही पंथ का। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि सनातन में सना का अर्थ होता है समस्त काल और तन का अर्थ होता है विद्यमानता, यानी कि सभी काल में विद्यमानता, यानी जो सभी कालों में जो विद्यमान है वही सनातन है। इस सनातन भाव में परोपकार है, क्षमाशीलता है और सबके मंगल की प्रतिज्ञा से व्यक्त होने वाली भावना है। सनातन धर्मी होने का अर्थ है विश्व के मांगल्य की कामना करना और उसके लिए प्रतिज्ञाबद्ध होकर के जीना। एक राष्ट्र के रूप में भारत जब अपने को सनातन धर्मी कहता है तो उसका तात्पर्य होता है कि यह विश्व मात्र के कल्याण की अपनी सनातन प्रतिज्ञा को जीने वाला है। तो क्या यही वो मूल्य हैं जो सनातन धर्म को सबसे अलग करते हैं? क्या सनातन की तुलना किसी मजहब से करना इस धर्म को कम करके देखना है? जरा सुनिए सनातन बोर्ड के गठन के सवाल पर एनडीटीवी से खास बातचीत में योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा। कि अभी वो वक्फ बोर्ड के सामने सनातन बोर्ड की बात चली, तो मैंने आपका बयान पढ़ा जिसमें आपने कहा है कि हम लोगों को ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए और अभी हमको पता है कि वीएचपी वाले ये डिमांड कर रहे हैं, तो जाहिर है कि वो एक समविचारी लोग हैं। देखिए, एक चीज हमें ध्यान में रखना होगा, जब भी हम सनातन धर्म की तुलना किसी मत और मजहब से करते हैं तो हम सनातन धर्म का अवमूल्यन करते हैं। सनातन धर्म के अंदर सैकड़ों पंथ और संप्रदाय हैं, सैकड़ों की संख्या में। इन सब की अपनी उपासना विधि है। उन उपासना विधियों में उनका एक फिलॉसफी छुपा हुआ है, उनकी अपनी एक अलग, उनका अपना दर्शन है। आप किसको नियंत्रित करेंगे? इससे बड़ा ज्ञानता का दूसरा प्रश्न हो ही नहीं सकता। आप अपने आस्था के केंद्र बिंदु पर सरकार को हस्तक्षेप करने का एक रास्ता दे रहे हैं।
और याद रखना, धार्मिक आस्था पर सरकार को हस्तक्षेप करने का अवसर भूल से भी नहीं देना चाहिए, कभी नहीं देना चाहिए। आस्था के मुद्दे धर्म गुरुओं को तय करने देना चाहिए। संदेश एक है, विवाद नहीं, विकास चाहिए। जब सीएम योगी सनातन का जिक्र करते हैं तो सिर्फ राजनीति को नहीं साधते हैं, बल्कि एक ऐसा मॉडल भी पेश करते हैं जो समान भाव रखने वाला और समावेशी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज एक बार फिर से महाकुंभ में डुबकी लगाई। आज वो गृह मंत्री अमित शाह के साथ संगम स्नान के लिए पहुंचे थे। अमित शाह ने आज पूरे परिवार के साथ प्रयागराज पहुंचकर डुबकी लगाई और पूजा अर्चना में हिस्सा लिया। गृह मंत्री अमित शाह महाकुंभ पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर अवधेशानंद गिरी हैं और बाबा रामदेव भी हैं। पूरे परिवार के साथ महाकुंभ आए अमित शाह ने मंत्रों के उच्चारण के बीच गंगा की पूजा की। अमित शाह के साथ उनके परिवार में नवजात पोता भी शामिल था, जिसे संतों ने आशीर्वाद दिया। इसके बाद वो अक्षय वट पहुंचे। अक्षय वट के दर्शन पूजन के बाद शाह ने परिवार के साथ स्वामी अवधेशानंद के आश्रम में पहुंचकर भोजन किया। गृह मंत्री ने एक्स पर तस्वीरें साझा करते हुए लिखा, पवित्र त्रिवेणी संगम पर सामाजिक समरसता और सद्भाव के प्रतीक महाकुंभ में पूज्य संत जनों के सानिध्य में स्नान कर अभिभूत और भाव विभोर हूँ। माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती से सभी के कल्याण की कामना करता हूँ। इससे पहले शाह का विमान सुबह 11:30 बजे बमरौली एयरपोर्ट पहुंचा, जहां दोनों डिप्टी सीएम केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक ने उनका स्वागत किया। वहां से शाह बीएसएफ के हेलीकॉप्टर से दिल्ली पब्लिक स्कूल के ग्राउंड में उतरे और कार से अरैल घाट पहुंचे। गृह मंत्री ने पिछले दिनों खुद ही बताया था कि वो 9 बार कुंभ स्नान कर चुके हैं, यानी ये 10वां मौका था जब शाह ने कुंभ में स्नान किया। उत्तराखंड में आज से समान नागरिक संहिता लागू हो गई। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऐलान किया और कहा कि बीजेपी ने जो कहा था उसे पूरा कर दिखाया। आइए आपको बताते हैं कि इस नए कानून के अमल में आने के बाद उत्तराखंड में क्या कुछ अब बदल जाएगा। उत्तराखंड देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जहां समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी को लागू कर दिया गया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि इससे उत्तराखंड में क्या बदल जाएगा। सभी धर्म समुदायों में विवाह, तलाक, गुजारा भत्ता और विरासत के लिए समान कानून होंगे। शादियों का रजिस्ट्रेशन अब अनिवार्य होगा। विवाह के 6 महीने के भीतर पंजीकरण जरूरी होगा। रजिस्ट्रेशन न कराने पर अधिकतम 25,000 रुपए का जुर्माना होगा। पंजीकरण नहीं कराने पर सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं मिलेगा। महिलाओं को भी पुरुषों के समान तलाक का अधिकार होगा और संपत्ति में बेटा और बेटी दोनों को बराबर अधिकार होगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसका ऑफिशियल पोर्टल भी लॉन्च कर दिया। धामी ने कहा कि यूसीसी से समाज में एकरूपता आएगी और सभी नागरिकों के लिए एक जैसे अधिकार और जिम्मेदारियां तय होंगी। सरकार में आए उसके पहले दिन से ही, क्योंकि हमने ये संकल्प लिया था हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व में, जब हम उस चुनाव में गए थे तो हमने कहा था कि नई सरकार के गठन होते ही हम सबसे पहला एक काम करेंगे, हम देवभूमि उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पहले दिन से काम करेंगे और पहला निर्णय हम वही लेंगे। तो समान नागरिक संहिता जाति, धर्म, लिंग आदि में अंतर के आधार पर कानूनी मामलों में होने वाले भेदभाव को समाप्त करने का एक संवैधानिक उपाय है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं पुनः स्पष्ट करना चाहूँगा कि समान नागरिक संहिता किसी भी धर्म या पंथ के खिलाफ नहीं है।
यूसीसी लागू करने से पहले उत्तराखंड सरकार की तरफ से बनाई गई एक्सपर्ट कमेटी ने 9 देशों में लागू यूसीसी का अध्ययन किया। इसके बाद लोगों की राय लेकर इसे लागू किया गया। इसके लिए 43 बैठकें हुई, 2,30,000 से ज्यादा लोगों से बातचीत हुई, 49 लाख SMS मिले, लोगों ने 29 लाख व्हाट्सएप मैसेज किए, 61,000 मैसेज पोर्टल पर मिले। इसके अलावा 24,000 ईमेल और 36,000 चिट्ठियों के जरिए भी लोगों ने सुझाव दिए। गोवा में पहले से ही यूसीसी लागू जरूर है, लेकिन वहां इसे पुर्तगाली सिविल कोड के तहत लागू किया गया था। यानी उत्तराखंड आजादी के बाद समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य है। नए नियम लागू होने के बाद लिव इन रिश्तों पर भी असर पड़ेगा। यूसीसी लागू होने के बाद अब लिव इन रिलेशनशिप में रहने के लिए रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी हो जाएगा। इसके लिए वेब पोर्टल पर पंजीकरण अनिवार्य होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। यूसीसी यानी समान नागरिक संहिता को लेकर विवाद भी है। बीजेपी के तमाम विवादित मुद्दों में एक मुद्दा यह भी रहा कि हम समान नागरिक संहिता लागू करेंगे, लेकिन मुस्लिम पक्ष खास तौर पर इसका विरोध करता रहा। बहुत से आदिवासी समाज के लोग भी इसके तहत अगर आ गए तो उनके भी कई सारे नियम कायदे बदल जाएंगे। हालांकि क्या स्थिति है, हम संविधान विशेषज्ञ फैजान मुस्तफ़ा साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ सवाल कर लेते हैं इसको समझने के लिए। फैजान साहब, आज़ादी के बाद उत्तराखंड तो पहला राज्य बन गया है, यूनिफॉर्म सिविल कोड वहां पर लागू हो गया है। एक कानून के जानकार होने के नाते आपकी क्या राय है इस कानून पर जो उत्तराखंड में आज से लागू हुआ? देखिए, मैं तो संविधान के अध्यापक की हैसियत से दशकों से लिखता रहा हूं कि देश में यूनिफॉर्म सिविल कोड एक न एक दिन जरूर बनेगी और बननी चाहिए, और सारे कानून संविधान से कंसिस्टेंट होने चाहिए। लेकिन अगर एक राज्य में यूनिफॉर्म सिविल कोड बनी है तो ये अनुच्छेद 44 वाली यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं है, क्योंकि जो समान नागरिक संहिता संविधान के अनुच्छेद 44 में है वो पूरे देश में लागू होगी और उसको भारत की संसद बनाएगी। पहला कदम है, मैंने स्वागत किया था इसका। गो के जब कोड बनी तो उसमें कई प्रावधान ऐसे आ गए कि एक संविधान के अध्यापक की हैसियत से मुझे कुछ उतना प्रसन्नता उन्हें देखकर नहीं हुई, क्योंकि वो नागरिकों की जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता है उस पर बहुत बड़ा कटुराघात करते हैं। व्यक्तिगत स्वतंत्रता पर कठोराघात है, लेकिन बीजेपी लगातार कह रही है कि इसको देश भर में लागू किया जाएगा। क्या आपको लगता है कि यूसीसी, जैसे आप तो पैरोकार भी हैं, को देश में लागू करने का वक्त आ गया है? संभव है, ये तो प्रश्न मुश्किल है, लेकिन ये कि उसकी तरफ कदम बढ़ना चाहिए, और कदम बढ़ाने का तरीका वही होगा जैसा कि हिंदू लॉ में जब सुधार किया गया तो आप सोचिए कि 1941 में हिंदू लॉ रिफॉर्म कमेटी बनी और जाकर फिर 1955 में जाकर हिंदू कोड बिल आया। तो जो और पर्सनल लॉज हैं उनके एक्सपर्ट्स की कमेटी बननी चाहिए, और वो एक्सपर्ट्स हिंदू कोड बिल की तरह सजेस्ट करेंगे क्या रिफॉर्म होने चाहिए। जब ये काम हो जाए तो दोबारा से हिंदू लॉ की एक कमेटी दोबारा बनानी होगी, क्योंकि बहुत से प्रावधान जो आज हिंदू लॉ में हैं शायद वो यूनिफॉर्म सिविल कोड में ना रहें, क्योंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड जितने भी कानून हैं, पर्सनल लॉज हैं, उन सब के अच्छे अच्छे प्रावधानों को लेकर एक मॉडर्न लॉ बनाया जाएगा। तो क्या हिंदू कम्युनिटी उसके लिए राजी है? तो मैं समझता हूं कि कोई भी लॉ सुधार हो उसमें राजनीति ना हो, उसकी नियत लॉ में सुधार करना हो, किसी संप्रदाय को, किसी वोटर को ये बताना ना हो कि देखो हमने ये काम कर दिया। मैं समझता हूं कि देश में समान नागरिक संहिता बनने का कदम उठाया जाना चाहिए, लेकिन पॉलिटिक्स उसमें ना हो। और जैसा मैंने बार बार लिखा है कि छोटे छोटे रिफॉर्म से उस प्रक्रिया को शुरू किया जाना चाहिए। जैसे पहले फैमिली में मैरिज लॉ को रिफॉर्म कर दें, फिर डिवोर्स लॉ को रिफॉर्म कर दें, फिर गार्डियनशिप लॉ को रिफॉर्म कर दें। जो इतने बड़े रिफॉर्म हो
उस पे सारे राष्ट्र में एक मत हो और सब उसका स्वागत करें और किसी को ये ना लगे कि ये राजनीति के तहत हमारे कानून में बदलाव किया गया है, ये कानून के लागू करने के लिए बहुत ही सकारात्मक संकेत होंगे। जी प्रधान साहब, शुक्रिया इस बातचीत के लिए। थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं अगली खबर की ओर और अब बात बांग्लादेश की करेंगे। 2 साल पहले ही वर्ल्ड बैंक ने बांग्लादेश को दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्था करार दिया था, लेकिन एक तो वहां लोकतांत्रिक तरीके से चुनी सरकार का तख्ता पलट हो गया और फिर नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की ताजपोशी हुई। लेकिन यूनुस साहब 6 महीने में ही मुश्किलों के त्रिकोण में फंस गए हैं। इसको समझने के लिए आपको हमारी ये रिपोर्ट देखनी चाहिए। I was saved by God to make America great again. ट्रंप अमेरिका को फिर से महान बनाना चाहते हैं, लेकिन क्या उनके सपने की मार भारत के पड़ोस पर पड़ने वाली है? जिस तरह ट्रंप ने दूसरे देशों को मदद देने से मना कर दिया है, उससे बांग्लादेश में राज कर रहे मोहम्मद यूनुस के हाथ पैर फूले हुए हैं। दरअसल मोहम्मद यूनुस की सरकार 3 मोर्चों पर घिरी हुई है। पहला मोर्चा बांग्लादेश की सेना का एक धड़ा है जो पाकिस्तान की मदद से तख्ता पलट करना चाहता है। दूसरा मोर्चा बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें हैं जो मोहम्मद यूनुस पर हमलावर होती जा रही हैं। और तीसरा मोर्चा अमेरिका का है, जिससे बांग्लादेश में मिलने वाली आर्थिक मदद बंद होने के आसार दिख रहे हैं। पिछले साल 5 अगस्त को बांग्लादेश में एक चुनी हुई सरकार की प्रधानमंत्री शेख हसीना का तख्ता पलट हो गया। उन्हें देखते ही देखते देश छोड़कर भागना पड़ा था और भारत में शरण लेनी पड़ी थी। तब नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस को सरकार चलाने की जिम्मेदारी मिली, लेकिन पर्दे के पीछे से सरकार तो बांग्लादेश की कट्टरपंथी ताकतें ही चला रही थी। धीरे धीरे उन कट्टरपंथी ताकतों ने इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान की उंगली पकड़ ली। नतीजा ये हुआ कि आईएसआई की भूमिका बांग्लादेश में बढ़ गई। ये पाकिस्तान इस सिचुएशन का जिसमें बांग्लादेश है उसका भरपूर फायदा उठाएगा और अपने पैर जमाने की कोशिश करेगा और एंटी इंडिया सेंटीमेंट पैदा करेगा, एंटी हिंदू सेंटीमेंट पैदा करेगा, इसमें कोई शक नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल वकार उज जमा को तो उदार माना जाता है, लेकिन लेफ्टिनेंट जनरल मोहम्मद फैजुर रहमान के बारे में कहा जाता है कि वो कट्टर इस्लामिक विचारधारा को मानते हैं। साथ ही वो पाकिस्तान की मदद से बांग्लादेश में तख्ता पलट के बारे में सोच सकते थे। खबर है कि जल्द ही पाकिस्तानी सेना बांग्लादेश में एंट्री लेने वाली है। अगले फरवरी महीने से ही पाकिस्तानी सेना बांग्लादेशी सेना को ट्रेनिंग देने वाली है। इसी महीने बांग्लादेश के दौरे पर आईएसआई प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक पहुंचे थे। उसी तरह दोनों देशों के बीच वीजा सिस्टम को बहुत आसान बनाया जा रहा है। साथ ही दोनों देशों के छात्र भी एक दूसरे के देश में जा सकते हैं। जिस पाकिस्तान को तोड़कर बांग्लादेश बना था, जब बांग्लादेश उसी पाकिस्तान की शह पर चलेगा तो उसका क्या अंजाम होगा, इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। बांग्लादेश की आर्मी आज की तारीख में उनको बुला रही है ट्रेनिंग कराने के लिए, और जो लेफ्टिनेंट जनरल आसिफ मलिक हैं डीजी आईएसआई, वो अपनी टीम के साथ पाकिस्तान से बांग्लादेश आए, उनको ले जाया जा रहा है, उनको चुंबी वैली के पास भी ले जा रहा है, चिटागोंग हिल्स में भी ले जा रहा है। दुख की बात है, इसमें कोई शक नहीं, मगर जिस प्रकार से हालात हैं, ऐसा लगता है पाकिस्तान आर्मी और बांग्लादेश आर्मी के अंदर भी रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा सुधार हो रहा है, और इससे आईएसआई और स्पेशली अपने पैर पसारेगा बांग्लादेश में, और ये बांग्लादेश के लिए लॉन्ग रन के लिए अच्छा नहीं है, इसमें कोई शक नहीं। अब मोहम्मद यूनुस भले ही कट्टरपंथी ताकतों की कठपुतली बने हुए हैं, लेकिन संविधान बदलने के साथ ही और ज्यादा कट्टरता के हामी कट्टरपंथी अब यूनुस से भी नाराज होने लगे हैं। उस पर से यूनुस के गले की फांस अमेरिका का तेवर भी बन गया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रुख से लगता है कि बांग्लादेश को मिलने वाला अमेरिकी फंड बंद हो सकता है। बीबीसी के मुताबिक बांग्लादेश को स्वास्थ्य, कृषि, पर्यावरण, शासन व्यवस्था और लोकतंत्र को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका मदद करता है। इनके अलावा रोहिंग्या की मदद के लिए भी अमेरिका फंड प्रदान करता है। मदद की ये रकम करीब $20 करोड़ है।
जबकि 2023 में अमेरिका ने विभिन्न एजेंसियों के जरिए बांग्लादेश की एक बार 49 करोड़ डॉलर और दूसरी बार 55 करोड़ डॉलर की मदद की थी। कि जैसे ट्रम्प की सरकार जब आई है वो ये देख रहे हैं एक एक देश के साथ अपना एक रिलेशनशिप 1-to-1 में देख रहे हैं, वो पूरे साउथ एशिया को नहीं देख रहे हैं, वो ये देख रहे हैं कि बांग्लादेश हमें क्या ऑफर कर सकता है। इस तरीके से मुझे ये लगता है कि बांग्लादेश भी अपनी तरफ से नेगोशिएट कर सकते हैं कि गारमेंट एक्सपोर्ट्स पे उनको एक अच्छी डील मिल जाए यूएस से। लेकिन इसका हमें अभी वेट एंड वॉच अप्रोच की बात है, हमें देखना पड़ेगा कि कैसे मोहम्मद यूनुस और प्रेसिडेंट ट्रम्प के बीच में 1-to-1 जो रिलेशनशिप डेवलप होगा उसी से आगे की स्थिति क्लियर होगी। लेकिन सत्ता परिवर्तन के 6 महीने बाद भी मोहम्मद यूनुस का कांटा शेख हसीना पर ही अटका हुआ है। सत्ता में आने के बाद यूनुस ने क्या किया, इसको वो स्विट्जरलैंड में जाकर बताए। उसके तुरंत बाद मैंने एक समिति बनाने की कोशिश की ताकि एक श्वेत पत्र तैयार किया जा सके और स्थिति का आंकलन किया जा सके। हमने क्या प्राप्त किया, क्या बचा है, ये समझने के लिए कि हमें पिछली सरकार से क्या विरासत में मिला। और जब अंतिम रिपोर्ट सामने आई तो हैरान करने वाले परिणाम सामने आए। जो राशि देश से बाहर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए ले जाई गई थी, बैंकों से बाहर गई कुल राशि, उसका अनुमान लगभग 17 बिलियन डॉलर था। बस बहुत आसान तरीके से और बहुत साधारण तरीका था। मुझे लगता है कि इसे कहीं रिकॉर्ड किया जाना चाहिए, अध्ययन किया जाना चाहिए कि सरकारें इस तरह के लूटपाट, सड़क पर लूट, सरकार में बैठकर मशीन चला रहे होते हुए और फिर भी सभ्य समाज होने का दावा कैसे कर सकती है। Highway robbery, sitting in the government, running the machine and still claiming to be a civilized society. हद तो ये है कि 1971 में पाकिस्तान के अत्याचारों को अपनी आंखों से देखने वाले मोहम्मद यूनुस आज उसी पाकिस्तान से आंखें मूंदे हुए हैं। लेकिन आंखें बंद कर लेने से तूफान नहीं चला जाता है। एनडीटीवी इंडिया की रिपोर्ट। और खबरों की खबर में वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे शतरंज के एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी की मजहबी चाल। ब्रेक के उस पार। और ये आखिर में वो आपको दिखाते हैं शतरंज की दुनिया से आई एक ऐसी खबर जो आज पूरे दिन चर्चा में रही, और इसकी वजह थी एक खिलाड़ी की मजहबी चाल। एक तरफ है उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर याकुबोव, दूसरी तरफ है भारतीय ग्रैंड मास्टर वैशाली। वैशाली ने खेल शुरू करने से पहले हाथ बढ़ाया, लेकिन याकुबोव ने हाथ मिलाने से इनकार कर दिया। इसी के साथ यह वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हो गया। चेसबेस इंडिया ने सोशल मीडिया पर जो वीडियो साझा किया है, उसमें चौथे दौर की बाजी शुरू होने वाली थी। उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी के इस बर्ताव पर भारतीय खिलाड़ी वैशाली थोड़ा असहज जरूर दिखती हैं, लेकिन 8वें दौर में वो जीत जाती हैं। सोशल मीडिया पर यह वीडियो वायरल होने के बाद याकुबोव ने एक्स पर पोस्ट करके माफी मांगी। लिखा कि वो वैशाली के साथ बाजी के दौरान पैदा हुई स्थिति को स्पष्ट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं कि वो धार्मिक कारणों से दूसरी महिलाओं को नहीं छू सकते हैं। वैसे सोशल मीडिया पर ही एक और वीडियो शेयर किया गया है, जिसमें उज्बेकिस्तान के खिलाड़ी एक भारतीय महिला खिलाड़ी के साथ हैंडशेक करते दिखे। ये तस्वीर साल भर पहले की ही बताई जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो आज खबरों में मेरे साथ इतना ही। शुभ रात्रि।